हेलो एवरीवन। हमने जो अपना प्रोसेस स्टार्ट किया था उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे आगे फर्दर। आई वेलकम यू ऑल ऑन इग्नाइटेड माइंड। और आज हम नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, उसका बैकग्राउंड जानेंगे, उसकी सारी डिटेल्स जानेंगे कि उसके अंदर क्या क्या रिकमेंडेशंस दी गई थी, क्यों पढ़ना चाहिए हमें इस पॉलिसी को। क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में ये एक बेस प्रोवाइड करती है। जब भी हम किसी एग्ज़ाम को स्टडी करने जाते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, तो उसके लिए एक बेस हमें 1986 की पॉलिसी ही प्रोवाइड करती है कि हमें एग्जैक्टली क्या अपने माइंड में लेकर चलना है जब हम क्वेश्चंस को टैकल कर रहे हैं। क्या हमारे पास एक बेस आइडिया होना चाहिए कि क्योंकि हमारा जो यूजीसी नेट का पेपर होता है, जेआरएफ का पेपर होता है, उसमें जो ऑप्शंस हैं उनको इरेडिकेट करने का बहुत ज़्यादा, हम लोग ऑप्शंस को कैसे हटाएं। कोई ना कोई ऑप्शंस में चॉइस हो जाती है कि जैसे 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से 2 ऑप्शंस हमें समझ में आ रहे हैं कि ये तो डेफिनेटली नहीं हो सकता इसका आंसर, और 2 ऑप्शन है तो उन 2 में से, बचे हुए 2 में से चूज़ करना आसान हो जाता है। तो जब आपके पास एक चीज़ का, किसी चीज़ का बेस होता है, तो वो आपको एग्जैक्टली हेल्प करता है सोल्व करने में क्वेश्चंस को। अब ये जो वीडियो है, इट इज़ ऑब्वियसली presented by me Tamanna, and we will start this video। सबसे पहले हम किस तरीके से पढ़ेंगे इस एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड जानेंगे कि इस पॉलिसी की नीड क्यों पड़ी, हमने इसको शुरुआत क्यों किया, क्या रीज़न था इसको शुरुआत करने का। Then we will study the introduction of national policy on education and recommendations of national policy on education 1986 कि इसमें क्या क्या बताया गया था। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करना है कि सबसे पहले हमें ये जानना है कि किसी भी इस पॉलिसी को लाने का कारण क्या था, कि क्यों लाई गई ये पॉलिसी। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि एक यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड की जाए। एक यही थी जिसके अंदर हमें एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन की बात की गई। इट एम्ड टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड एंश्योर इक्विटी इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। कि सिर्फ इक्वालिटी की बात ना करें, हम इक्विटी की भी बात करें कि जो भी इंसान को जिस तरीके की नीड है उसी तरीके का उसको एनवायरनमेंट और उसी तरीके की उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। द पॉलिसी सोट टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन एंड स्ट्रेंथन द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी। ये हम आगे पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे कि कैसे इस पॉलिसी ने सबसे ज़्यादा एम्फोसिस अगर किसी चीज़ पे दिया है तो वो एक नेशनल कोहेशन कि जो स्टूडेंट है, जो चिल्ड्रन है, अगर वो स्कूल के अंदर आया है तो उसके अंदर अपने राष्ट्र के प्रति भावना कैसी होनी चाहिए, उसका वैल्यू है डेमोक्रेसी के प्रति, वो स्ट्रेंथन है या नहीं है, ये सब सिखाने का प्रयास किया गया। ये सब चेंजेस इस पॉलिसी के अंदर लाए गए। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद इंट्रोडक्शन पार्ट। जो आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड मैं समझा देती हूँ इंट्रोडक्शन से पहले। जो बैकग्राउंड है वो हमें क्या कहता है कि ये जो पॉलिसी है उसका जो ड्राफ्ट है वो 1986 में दिया गया था। हालांकि ये जो पॉलिसी है वो पब्लिश या फिर लाई जाती है 1992 में, बाद में लाई जाती है, लेकिन इसका ड्राफ्ट पहले से ही स्टार्ट हो गया था। तो 1986 में ड्राफ्ट आया, किसने दिया ड्राफ्ट? आचार्य रामामूर्ति की चेयरमैनशिप के अंदर एक कमेटी बनाई गई जिसने मई 1990 के अंदर, यानी कि 1990 के अंदर इसका ड्राफ्ट प्रस्तुत किया, रिपोर्ट दी दिसंबर 1990 में। और ये जो रिपोर्ट है इसमें काफ़ी रिकमेंडेशंस उन्होंने दी, लेकिन कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से बाद में इस पे काम नहीं हो पाया और फिर एक नई अलग से कमेटी बनाई गई। किसने बनाई? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने बनाई है। उसकी रिक्वेस्ट पर बनाई गई जुलाई 1991 के अंदर। उसके चेयरमैन कौन थे? उसकी अध्यक्षता किसने की? श्री एन जनार्दन रेड्डी की चेयरमैनशिप के अंदर ये कमेटी बनाई गई। तो ये एन जनार्दन रेड्डी जो हैं वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं आंध्र प्रदेश के, और इन्होंने रिकमेंडेशंस दी। अब इनको इस रिपोर्ट के अंदर इस कमेटी ने, जो ये एन जनार्दन रेड्डी जी हैं, इन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर अपनी ये जो रामामूर्ति जी की हमने रिपोर्ट देखी थी उसकी रिकमेंडेशंस को भी ऐड किया।
इस रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस को भी ऐड किया, और प्लस उसको जो उनको जो लगता था, उनकी जो माइंड में विचार थे, जो उनको लगता था कि ये चेंजेस होने चाहिए, उनको भी ऐड किया गया। तो फिर जो रिपोर्ट फाइनल सबमिट की गई वो जनवरी 1992 में सबमिट की गई, और मई 1992 के अंदर CABE जो है उन्होंने मीटिंग बिठाई, क्योंकि हर एक जब भी कोई रिपोर्ट दी जाएगी तो उसके ऑब्वियसली उस पर बात भी की जाएगी कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं, क्या ये सही है या नहीं है, तो उन्होंने इस चीज़ पे भी डिस्कशन की। देन हम देखेंगे इसके अंदर कि जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो 1986 है वो कब आती है, हमारी रिवाइज्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन के नाम से आती है। तो ये आई कब, 1992 के अंदर आई, मई 1992 के अंदर इसको पब्लिश किया गया। 12 चैप्टर्स थे इसके अंदर, लेकिन हम इसके अंदर दो, आपको जब भी गवर्नमेंट की साइट पे आप देखेंगे दो डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे। तो रिवाइज के अंदर क्या हुआ, सभी चीज़ों को रिवाइज करके उसके अंदर ऐड किया गया, और जो हमने रिवाइज करके चीज़ें ऐड की, नई चीज़ें ऐड की, वो बहुत कम थी, इसलिए इसको 1992 की पॉलिसी ना कहकर 1986 का ही नाम दिया गया। और इसके अलावा हमें प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका कहना ये था कि हम इसको पहले प्रोग्राम ऑफ एक्शन एक अलग से लेके आएंगे जिसके अंदर 23 चैप्टर्स थे, यानी कि इस 86 की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या ग्राउंड लेवल पे हमें काम कैसे करना है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, वो हमें प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने बताया। सो इम्प्लीमेंटेशन के बारे में प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 हमें नज़र आता है, और 1986 की पॉलिसी जिसको बाद में 1992 में ही पब्लिश किया गया था वो हमें एग्जैक्टली सेम चीज़, एग्जैक्टली डिटेल्ड वर्जन बताती है 86 की पॉलिसी का। आई होप क्लियर हो गया हो। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि इसका बेस क्या है। बेस हमें ये बताता है कि जो फर्स्ट NPE आती है, फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आती है, वो आती है 1968 के अंदर। 1968 में PM इंदिरा गांधी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर होती हैं, उन्होंने क्या कहा कि एजुकेशन को इंडिया के लोगों के अंदर प्रमोट किया जाना चाहिए, और उन्होंने कहा कि ये जो 1968 के अंदर हम पॉलिसी दे रहे हैं, इसको आने वाले टाइम में हर 5 साल के बाद 5 ईयरली इसको रिव्यू किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को इंदिरा गांधी जी ने कहा, और बाद में जब 86 के टाइम पे सरकार आती है राजीव गांधी जी की, तो उन्होंने कहा कि हाँ इस पॉलिसी को रिव्यू किया जाना चाहिए, और लेकिन उन्होंने देखा कि इसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, और कमियों को दूर करने के लिए हमें इसके अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। तो 86 में जो ड्राफ्ट कमेटी तैयार की गई थी, उन्होंने क्या कहा कि इसके अंदर रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज़ की बात की गई, यानी कि जो डिस्पैरिटीज़ हैं, यानी कि जो अलग अलग कस्बों से, अलग अलग जातियों से, अलग अलग कास्ट क्रीड से लोग आते हैं, उनके अंदर इक्वालिटी नहीं देखी जा रही है एजुकेशन के अंदर। तो उस डिस्पैरिटी को ख़त्म किया जाए जल्दी से जल्दी। फिर एक साइंटिफिक टेम्पर लेके आना इम्पोर्टेंट है। जब हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की, तो वहाँ पे साइंटिफिक और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। जब आपके पास स्कूल्स में, कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो सही से है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, अच्छी टीचर्स, नेशनल इंटीग्रेशन की भावना उन बच्चों के अंदर डेवलप करने की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नई ऐड की गई। क्वालिटेटिव डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान दे रहे हो कि बच्चे कितने एडमिशन ले रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है, ये नहीं। क्वालिटी भी तो हो एजुकेशन के अंदर। जब तक क्वालिटी नहीं आएगी तब तक बच्चे एडमिशन क्यों ही लेंगे। जब तक पेरेंट्स को उसमें कोई बेनिफिशियरी चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, यानी कुछ फ़ायदा नहीं दिखाई देगा, जब तक कुछ उनके अंदर एनहेंसमेंट चेंजेस नहीं आएंगे, उनकी क्वालिटी एडवांसमेंट नहीं होगा, तब तक पेरेंट्स अपने बच्चों को क्यों इनिशिएटिव दिलवाएंगे स्कूल्स के अंदर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए एजुकेशन का। डी लिंकिंग डिग्री फ्रॉम जॉब्स, इसका क्या मतलब है कि डिग्री को डी लिंक किया जाए जॉब से, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी जॉब को लेने के लिए एक बहुत सारी डिग्रियां लेना ज़रूरी है और तभी वो जॉब प्राप्त हो सकती है। नहीं, ऐसा कोई कोर्सेज, ऐसे कोई अच्छे से
कोर्सेज होने चाहिए जिनसे कि वो अगर इंसान वो कोर्स करता है उसके तुरंत बाद उसको इतनी एश्योरेंस हो कि उसके तुरंत बाद उसे जॉब मिल जाएगी। तो ऐसे कोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए जिससे कि आगे ये ना हो कि अब जैसे आजकल हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा पास करने पड़ते हैं। पहले हमने ठीक है हमने एमए कर ली, बीए कर ली, बीएड कर ली, लेकिन अब उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दुनिया में एंटर करना होगा, फिर एग्ज़ाम क्वालिफाई करने होंगे, फिर कहीं जाके जॉब मिलेंगी। लेकिन वहाँ ये कहा गया कि ऐसे भी तो सेक्टर्स होने चाहिए जहाँ पे इंसान को सिर्फ वो कोर्सेज करने के बाद सीधा जॉब मिल जाए। Now let's read about the slant features of National Policy on Education 1986. So first is Education for Equality, जो कि इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्ग पिलर था, एजुकेशन फॉर इक्वालिटी। इसमें क्या कहा गया कि इक्वल एजुकेशन दी जानी चाहिए, चाहे वो वुमेन है, चाहे एससी है, एसटी है, माइनॉरिटीज़ हैं, कोई भी है। तो आप एग्जैक्टली ये पॉइंट्स अपनी नोट्स में लिख सकते हैं कि एजुकेशन इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए दी जानी चाहिए। एजुकेशन फॉर वुमेन फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है, एजुकेशनल प्रोग्राम चलाए जाएं विमेन की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि विमेन एजुकेशन, जो घर पे विमेन रहती हैं उनको बाहर निकलने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, तो उनके लिए वेरियस ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाएं, उनके लिए वेरियस हेल्पफुल और पॉलिसीज़ बनाई जाएं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इनिशिएट लें। इरेडिकेट सोशल इविल, और साथ के साथ जो सोशल इविल्स हैं विमेन से रिलेटेड, जैसे डोरी सिस्टम है, बाकी और भी बहुत सारी सिस्टम्स हैं जो कि उनको दबाते हैं, उनको एजुकेशन लेने से रोकते हैं, तो उन सिस्टम्स को इरेडिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एजुकेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, जैसे कि ट्राइबल एरियाज़ के अंदर हमें स्कूल्स को प्रमोट करते हैं, एससी एसटीज़ के लिए स्कूल्स को प्रमोट करते हैं, उन्हें रिजर्वेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज जब तक उनको इनिशिएटिव नहीं दिया जाएगा तब तक वो आगे कैसे आएंगे। स्कूल की जो है ट्राइबल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल की फैसिलिटीज़ उनके लिए स्पेशल टीचर प्रमोट किए जाए, या फिर टीचर्स की वहाँ तक एनहेंसमेंट हो, अप्रोचमेंट हो, और साथ में टीचर ट्रेनिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ओवर हियर। तो इन चीज़ों पर जोर दिया गया। माइनॉरिटीज़ के लिए भी एजुकेशन की बात की गई कि स्कूल जो है उनकी टेक केयर करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, बेटर से बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें प्रोवाइड किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एनरोल हों। एजुकेशन फॉर अडल्ट्स के लिए एजुकेशन की बात की गई कि ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशंस बना के, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई। हैंडीकैप्ड के लिए यानी स्पेशल स्कूल खोले जाएं, यहाँ पे इंक्लूसिविटी नहीं आई थी अभी तक, इंक्लूसिविटी या आगे कॉन्सेप्ट आया था। हैंडीकैप्ड के लिए स्पेशल स्कूल किए जाएं, इसकी बात की गई। सोशल इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स। सोशल इन्वॉल्वमेंट का क्या मतलब है सेकंड पॉइंट के अंदर कि जब बच्चा स्कूल में जा रहा है तो वो केवल एक स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसमें पेरेंट्स का भी उतना ही रोल है, कम्युनिटी का भी उतना ही रोल है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, टीचर्स, सोशल ग्रुप, सबका एक अपना रोल है। तो रिडक्शन को फेलियर्स को रिडक्ट करने के लिए ड्रॉप आउट्स है स्कूल से बच्चे, सिक्स सेवन्थ क्लास हो जाने के बाद, एट्थ क्लास हो जाने के बाद, टेंथ क्लास गर्ल्स स्पेशली हो जाने के बाद ये सोचते हैं कि अब ड्रॉप आउट हो जाए, अब इसके बाद स्टडीज़ नहीं कंटिन्यू करनी है। तो उसके लिए पेरेंट्स और हर एक तरीके का सोशलाइजेशन का जो फैक्टर है वो उसके अंदर हेल्प करे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फेलियर से और उनसे बचाया जा सके, उनकी हेल्प की जाए स्टूडेंट्स की। थर्ड वन इज नेशनल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। सो नेशनल पर्सपेक्टिव का मतलब है, जैसे हमने पहले भी बात की, कि उनके अंदर नेशनल इंटीग्रेशन की भावना जगाई जाए, नेशनल कोहेशन हो, क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों तरीके का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, कि ना सिर्फ उनके मार्क्स पे डिपेंडेंट हो सारी चीज़ें, कि अगर मार्क्स ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं तो इम्प्रूव हो रही है एजुकेशन सिस्टम। नो, उनकी क्वालिटी एनहेंसमेंट भी होना चाहिए, कि क्वालिटी भी इम्प्रूव होनी चाहिए। एजुकेशन फॉर ऑल की बात की उन्होंने, हर तरीके के बच्चे की बात की, हैंडीकैप्ड है, स्पेशल चाइल्ड है, या फिर माइनॉरिटी से है, शेड्यूल ट्राइब से है, विमेन सेक्शन है, कहीं से भी है, तो हर तरीके के बच्चे की बात की गई। टू मेक एवरी इंडिविजुअल कल्चर्ड, यानी कि हर एक इंडिविजुअल सभ्य हो। एजुकेशन का
पर्सपेक्टिव ये है कि बिहेवियरिस्टिक चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। जब तक इंसान का बिहेवियर अच्छा नहीं है तब तक हम नहीं कह सकते कि एजुकेशन ने अपना प्रभाव जमाया है, या एजुकेशन का कहीं ना कहीं रोल तभी माना जाएगा यदि बच्चा सभ्य है, उसने अच्छे एट्रीब्यूट्स अपनी सोसाइटी से सीखे हैं, एक कल्चर बिहेव करता है, तब तक हम नहीं मान सकते कि इंसान ने अच्छे तरीके से अपनी एनहांसमेंट की है। सो एजुकेशन का पर्पज़ ये होना चाहिए कि वो इंडिविजुअल को कल्चर्ड बिहेव करना सिखाए, मैन पावर डेवलप हो, यूनिक इन्वेस्टमेंट हो, ना केवल प्रेजेंट में बल्कि फ्यूचर में भी एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे हम एजुकेशन को देखें। नाउ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस। रीऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है डिफरेंट स्टेजेस पे एजुकेशन की, कि अलग अलग स्टेजेस हैं। जैसे चाइल्ड बच्चा पहले प्री प्राइमरी में आता, फिर प्राइमरी एजुकेशन लेता, फिर सेकेंडरी, फिर स्कूल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे वो जाता है। तो अलग अलग स्टेजेस पे हमें सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे हम करिकुलम अपग्रेडेशन की बात करें, चाहे हम टीचर एजुकेशन की बात करें, चाहे हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात करें, चाहे हम मिडिल जो स्टेज होती है हमारी सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें, तो हर स्टेज पे बच्चे को एनहांसमेंट के लिए एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, काउंसलर की ज़रूरत है, मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो वो हर तरीके की चीज़ों को और रीऑर्गेनाइज करना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ नेशनल करिकुलम फॉर स्कूल एजुकेशन। व्हाट इट मीन्स कि एक करिकुलम बनाया जाना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि सिलेबस और करिकुलम में क्या डिफरेंस है। सिलेबस इज जस्ट पार्ट ऑफ करिकुलम। करिकुलम एक ब्रॉडर टर्म है, तो करिकुलम को बनाया जाना चाहिए जो कि पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंट हो और वो बच्चे की नीड के हिसाब से वेरी भी करे ऑब्वियसली, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस हमेशा क्लास का एक बहुत बड़ा पार्ट रहता है। सो इसके अंदर हमें स्पेसिफिकली 10+2+3 का स्ट्रक्चर बताया गया कि 10+2+3 के स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाए जब हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि ये जो टेंथ कर रहा है बच्चा, फिर उसके बाद 11th एंड 12th सीनियर सेकेंडरी 2 क्लासेस, अब इस स्ट्रक्चर को चेंज करके 5+3+3+4 कर दिया गया है NEP 2020 के अंदर। लेकिन ये जो नेशनल करिकुलम बताता है हमें कि 10+2+3 के स्ट्रक्चर को 1986 की पॉलिसी फॉलो करें। कॉमन स्कूल करिकुलम हो, यानी कि सभी स्कूल्स के अंदर सेम करिकुलम अडॉप्टेड हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो करिकुलम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम उनको किताबी चीज़ें रटवा रहे हैं। करिकुलम का मतलब है बच्चा एनवायरनमेंट से सीखे, बच्चा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करे, बच्चा एक्शंस के थ्रू सीखे, बच्चा अपने अपनी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करे, अपने ऐसा आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा हो कि बच्चे को हर वक्त कुछ ना कुछ नया और कुछ पॉजिटिव सीखने को मिले। तो कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम होना चाहिए, फ्लेक्सिबल अप्रोच होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रिक्ट करिकुलम हमने सब पे अपना दिया कि हाँ हर एक बच्चे को, चाहे वो हैंडीकेप्ड है, चाहे वो मेंटली डिसेबल है, चाहे, क्योंकि हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, स्पेशल चाइल्ड है या फिर किसी भी तरीके का बच्चा है, तो सबको एक फिक्स करिकुलम को फॉलो करना, नहीं, ऐसा नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा प्रेफरेबल होगी। फिजिकल और एजुकेशनल रिसोर्सेज होने चाहिए क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर, कि हर तरीके के रिसोर्स और हर तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर अवेलेबल हो। 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात करते हैं कि एक रीजनल लैंग्वेज जिसको हम मदर टंग कहते हैं, मदर टंग को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिया गया था। उसके बाद एक इंग्लिश हमारी लैंग्वेज है, और उसके बाद कोई भी अदर रीजनल लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। मैथ साइंस जैसे जो हमारे एक्टिविटी बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट्स है, हेल्थ है, अलग अलग तरीके के ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि ज़्यादा बच्चे को सीखने में, ज़्यादा वोकेशनलाइजेशन की तरफ जाने में हेल्प करते हैं, उनको प्रमोट किया गया। 6th ओवरऑल डेवलपमेंट। ये जो हमारी NEP 86 है, ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड पॉलिसी है, और ये हमारा ऑलवेज ओवरऑल डेवलपमेंट में बात करती है। चाहे वो नेशनल इंटीग्रेशन की हम बात करें, मटीरियलाइजेशन यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बहुत उम्दा लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रोवाइड करें। स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं कि जैसे स्कूल का इन्वायरमेंट है, तो वहाँ हम देखते हैं मेडिटेशन जैसी चीज़ें होती है, योगा जैसी चीज़ें होती है, तो वो किस लिए, स्पिरिचुअलिटी को एनहांस करने के लिए, एक माइंडफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए। वोकेशनलाइजेशन के वेरियस कोर्सेज चलाए जाते हैं सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए। क्यों चलाए जाते हैं? ताकि उनको अपनी एक
एक गाइडेंस हो, वो अभी से अपनी गाइडेंस को साथ लेकर चलें, अपनी कैपेबिलिटी, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। नेशनल कोहेशन की बात की कि नेशनैलिटी की भावना बच्चों के अंदर हो, साइंटिफिक टेम्पर हो, अपनी चीज़ों को, अपने माइंड को, अपनी क्रिएटिविटी को एक सही जगह इन्वेस्ट करने की उनके अंदर पावर होनी चाहिए। सोशलिज्म हो, यानी कि सोसाइटी के अंदर कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है। सेक्युलरिज्म हो, यानी हर हर तरीके की, हर एक इंडिविजुअल के प्रति उनकी भावनाएं सच्ची होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। नेशनल इकोनॉमी को एनहांस करने में अपनी एक भूमिका निभाएं, वो एक अच्छे सिटीज़न बनकर निकलें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू टू। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।